हाय गाइस, सो आज हम करेंगे फ्रेजल वर्ब्स। जैसे मैंने पहले भी बोला है, फ्रेजल वर्ब्स होते क्या हैं, एक आसान शब्द और एक प्रेपोजिशन का मिक्सचर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे इससे कई बार प्रेपोजिशन से भी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हमको इसलिए सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि ये प्रेपोजिशन के क्वेश्चंस नहीं होंगे, ये फ्रेजल वर्ब के क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। अब फ्रेजल वर्ब्स होते क्या हैं, जब मैं दो शब्दों को मिला देता हूँ और उसका जो मीनिंग है वो कुछ अलग बन के आता है, जो पढ़ के समझ में नहीं आ सकता। दोज आर फ्रेजल वर्ब्स। एंड वर्ब्स हम बार बार इनको फ्रेजल वर्ब्स बोल रहे हैं, फ्रेजल वर्ड्स भी बोलते हैं कुछ लोग। तो फ्रेजल वर्ब्स इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मेजॉरिटी इन ये वर्ब्स होते हैं एंड कुछ इसके नाउन्स वगैरह भी होते हैं। सो हम बात करते हैं, फर्स्ट वर्ड है हमारा गिव अवे। सो गिव अवे जो वर्ड है इसके दो मीनिंग्स हैं, ठीक है। अब ये आया वहीं से है जो मुझे पढ़ के समझ में आ रहा है। गिव मतलब देना और अवे मतलब किसी को। सो सबसे पहला इसका जो मीनिंग है जो पढ़ के समझ में आ सकता है, दैट इज़ टू गिव समथिंग फॉर फ्री। तो मेरी कोई शर्ट पुरानी हो गई तो मैंने उसको दे दिया किसी को, ठीक है। आपके पास खाना एक्स्ट्रा है तो आपने आज दे दिया किसी को। सो यू गिव अवे समथिंग। सो गिव अवे इज़ बेसिकली फ्री। कई बार एग्ज़ाम में क्या हो सकता है, ये डोनेशन और इनका सिनोनियम बन के भी आ सकता है, ठीक है, दान का सिनोनियम, राइट। सो गिव अवे मीन्स, फर्स्ट एग्जाम्पल इज टू गिव समथिंग फॉर फ्री। जो दूसरा मीनिंग है वो ज़्यादा आएगा, टू रिवील अ सीक्रेट एक्सीडेंटली। एक्सीडेंटली वर्ड इंपॉर्टेंट है। रिवील का मतलब होता है, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, रिवील का मतलब होता है जाहिर करना या बता देना, टेल। तो बातों बातों में जब आपसे कोई ऐसी बात निकल जाती है मुँह से जो आपने नहीं बतानी थी, तो आपने क्या किया, आपने गिव अवे कर दिया, ठीक है। सो यू गिवन अवे एन इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। आपको पता भी नहीं चला और सामने वाले को आपने अपनी सीक्रेट बता दी। सो गिव अवे का सेकेंड मीनिंग होता है टू रिवील अ सीक्रेट एक्सीडेंटली। सो अगर हम इन दोनों पे सेंटेंसेस बनाए, ही गेव अवे हिज ओल्ड क्लोथ्स टू द पुअर। ही गेव अवे हिज ओल्ड क्लोथ्स टू द पुअर। एंड टू रिवील अ सीक्रेट एक्सीडेंटली, ही गेव अवे द इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन while he was talking about his family। जब अपनी फैमिली के बारे में बात कर रहा था, अचानक से उसने अपनी एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वहाँ पर दे दी जो उसको पता भी नहीं चला, एक्सीडेंटली उसके मुंह से निकल गई। सेकेंड वर्ड आता है गिव इन। अब गिव इन क्या होता है, इसका बेसिकली सरेंडर इज द सिनोनियम। अब एग्जाम्स में इसका सिनोनियम सरेंडर हो सकता है हार मान लेना। बाकी गिव इन होता क्या है कि जब आप से फॉर एग्ज़ाम्पल सुबह सुबह या दिन में आपके दोस्त ने बोला यार ये पिक्चर देखने चलो, और मुझे वो एक्टर पसंद नहीं है, तो मैं जाना नहीं चाह रहा, मैं उसको रोज़ मना कर रहा हूँ, लेकिन वो पीछे पड़ा हुआ है, तो थक हार के आई विल गिव इन, मैं हाँ कर देता हूँ कि चल यार चल पिक्चर तूने एक देखनी है देख लेते हैं। सो दैट इज़ गिव इन। सो गिव इन क्या हुआ, व्हेन यू फाइनली अग्री टू समथिंग। ये मैंने आगे की बात लिखी नहीं है क्योंकि इतना भी चलेगा, लेकिन जो आप नहीं चाहते हो जब आप वो करने के लिए तैयार हो जाते हो तो उसका मीनिंग होता है गिव इन टू समथिंग। थर्ड वर्ड पे आते हैं, बैंक ऑन। बैंक का काम क्या है, आपके पैसों को सेफ रखना, तो इसीलिए बैंक ऑन जो है बिल्कुल उसी टर्म से आया है, किसी पर भरोसा करना, ठीक है। तो आई कैन बैंक ऑन यू, मैं अपने दोस्त से बोलता हूँ यार देख भाई तेरा ही सहारा है, आई एम बैंकिंग ऑन यू, मैं बिल्कुल तेरे भरोसे ही एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ। आपने पढ़ाई नहीं करी, आपने रात को अपने दोस्त को फ़ोन किया कि भाई कितने चैप्टर्स हो गए, उसने कहा यार मेरा तो लगभग कोर्स हो गया ख़त्म। आपको कहा यार तू मेरे पीछे ही बैठा है, तो आई एम बैंकिंग ऑन यू, मतलब भाई मैं तेरे भरोसे आ रहा हूँ, मुझे को चीटिंग करा देना और ऐसा ना कर देना कि भाई तू एग्ज़ाम में दिखाए ना। तो बैंक ऑन हो गया किसी के भरोसे, किसी पर निर्भर होना, दैट इज़ बैंक ऑन। फोर्थ वर्ड पे आते हैं बार्ज इन या बार्ज इनटू। बार्ज का मतलब होता है कहीं भी घुस जाना, तो बार्ज इन या बार्ज इनटू क्या होता है, टू एंटर अ प्लेस एंड इंटरप्ट, या टू एंटर अ प्लेस विदाउट आस्किंग, ठीक है। जैसे आप अगर हम बात करते हैं कि मैं किसी बड़े ऑफिसर से मिलने गया तो क्या कहते हैं, हम पहले खटखटाएंगे, मैं आए कम इन सर, फिर वो कहेगा आ जाओ। लेकिन अगर मैं दरवाज़ा खोलते हुए, आपने बहुत सारी पिक्चरों में देखा होगा कि कुछ नेता लोग होते हैं जो ऐसे ही घुसते घुसते चले जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे सीन्स आते भी हैं मूवीज़ में। सो बार्ज इन का बेसिकली मतलब क्या हुआ, जब मैं बिना परमिशन के घुसता हुआ चलूँ और फिर आगे से इंटरप्ट भी कर दूँ। इंटरप्ट मतलब वो जो कर रहा है उसको रोक भी दूँ। सो दैट इज़ बार्ज इन या बार्ज इनटू। So barge in or barge into means to enter a place and interrupt. The protesters barged into the
डीएम्स ऑफिस। तो जो प्रोटेस्ट कर रहे थे वो एकदम से डीएम के ऑफिस में घुस गए। तो बार्ज इन बोलते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए विदाउट परमिशन। द नेक्स्ट वर्ड इज ब्लिस आउट। ब्लिस का मतलब होता है आशीर्वाद। तो ब्लिस आउट का मतलब होता है जब आप बिल्कुल ही आप दूसरी दुनिया में पहुंच गए हो, आप सातवें आसमान पे हो, तो जब आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड और हैप्पी हो, तो दैट वर्ड इज कॉल्ड ब्लिस आउट। सो हमारे फर्स्ट 5 वर्ड्स हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट 5 वर्ड्स। सो हमारा जो 6th वर्ड है दैट इज बॉग डाउन। अगेन बॉग डाउन कम्स फ्रॉम मतलब अगर मैं रियल लाइफ एग्जाम्पल की बात करूँ तो अगेन क्रिकेट कमेंट्री, एक बैट्समैन जो है वो बॉग डाउन हो जाता है। बॉग डाउन हो जाता है मतलब उससे रन नहीं बन रहे होते, उसको रोक दिया। तो बॉग डाउन का मतलब होता है व्हेन यू गेट स्टक। आप मैथ्स का क्वेश्चन कर रहे हो और आप फंस गए एक पॉइंट पे, आपको उस पॉइंट के आगे नहीं जा पा रहे, तो आप क्या हो गए, आप बॉग डाउन हो गए, राइट। सो बॉग डाउन का मीनिंग क्या है, गेटिंग स्टक। सो यार छोड़ना, मैथ्स की जगह मैं थोड़ी देर फिजिक्स करता हूँ बिकॉज आई हैव गॉट बॉग्ड डाउन इन मैथ्स। मतलब आप मैथ्स में एक चैप्टर पे फंस गए हो या एक क्वेश्चन पे फंस गए हो, आप नहीं निकल पा रहे आगे, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, तो आपने कहा छोड़ो चलो थोड़ी देर फिजिक्स कर लेता हूँ, थोड़ी देर इंग्लिश कर लेता हूँ, दैट इज़ बॉग डाउन। सेकेंड वर्ड आता है बर्न आउट। बर्न आउट होता है व्हेन यू लूज़ एनर्जी या व्हेन यू आर वेरी टायर्ड। ये बहुत कॉमन टर्म है आजकल, इस पे आजकल डिबेट भी हो रही है। कोरोना वायरस से पहले बहुत ज़्यादा डिबेट हो रही थी। यहाँ पे पॉइंट क्या है, आपको क्या समझना है, बर्न आउट इज़ जब आप अपनी पूरी कैपेबिलिटीज़ ख़त्म कर देते हैं, आप इतनी बुरी तरह थक गए हैं कि आपको समझ नहीं आ रहा, चाहे वो लाइफ हो चाहे वो एक दिन की बात हो। आजकल जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन, जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, अगर मैं एस्से राइटिंग की बात करूं या जो एनडीए की बात कर रहे हैं, अगर हम उनके जीडीज़ की बात करूं, तो बर्नआउट हो जाना, यंगस्टर्स का बर्नआउट हो जाना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो यंगस्टर्स का बर्नआउट मतलब, जब मैं यंगस्टर्स के बर्नआउट होने की बात करता हूं तो वो 35 साल तक इतना काम कर चुके हैं कि अब उनसे काम ही नहीं हो पा रहा, वो थक गए हैं, क्योंकि आजकल कंपनियां 18-18, 20-20 घंटे काम करा रही है, तो जो बर्नआउट रेशियो है वो बढ़ गया है। मतलब एक आदमी अगर 18 में काम करना शुरू करता है तो 35-36 साल तक उसकी हालत ऐसी हो जाती है कि वो और काम नहीं कर सकता, तो ही हैज़ बर्नड आउट। ठीक है, तो बर्न आउट मतलब जब आप एक एनर्जी लूज़ कर देते हैं, आप बहुत ज़्यादा थक गए हैं, चाहे वो एक दिन की बात हो। यूजुअली ये आता है लाइफ लॉन्ग सिनेरियो में कि 17 साल से इतना काम कर लिया, अब काम नहीं होता, आई एम बर्नड आउट। थर्ड वर्ड हो गया चॉकअप। चॉकअप क्या होता है, चॉकअप अगेन बहुत ज़्यादा कॉमन वर्ड है। चॉकअप इज़ टू अचीव समथिंग गुड। मतलब अगर मेरी कंपनी बहुत ज़्यादा मुनाफा कमा रही है तो वी हैव चॉकड अप अ लॉट ऑफ प्रॉफिट्स, राइट। तो चॉकअप क्या होता है, चॉक को इकट्ठा करके बढ़ा देना। तो चॉकअप होता है जब भी आप कुछ अच्छा अचीव कर लेते हैं, प्रॉफिट्स और ये सब, ये ज़्यादा ये बिजनेस लैंग्वेज है, तो ये जो आता है ये हमेशा मनी या प्रॉफिट से रिलेटेड क्वेश्चन होता है। तो चॉकअप इज़ उन्होंने बहुत ज़्यादा अपना प्रॉफिट बढ़ा लिया। ये कहा क्यों जाता है, क्योंकि चॉक लिखने के काम आती है और जब बैलेंस शीट्स बनती थी बिजनेसेस की तो आप अपना प्रॉफिट बढ़ा सकते थे चॉक से, राइट। तो इसलिए उसको बोला जाता है चॉकड अप, दे चॉकड अप अ लॉट ऑफ प्रॉफिट। नेक्स्ट वर्ड इज चेक इन। ये बहुत सारे लोगों को पता होगा, ठीक है। हम किसी होटल में जाते हैं तो चेक इन करते हैं और जब बाहर निकलते हैं तो चेक आउट करते हैं। बट चेक इन के साथ आपको दूसरी क्या चीज़ है जो इम्पोर्टेंट है, रजिस्टरिंग ऑन अराइविंग। इसीलिए मैंने केवल अराइविंग लिखा है, इन अ होटल एज वेल एज एन एयरपोर्ट। एयरपोर्ट पे भी आप चेक इन करते हो, आप बोर्डिंग पास मिलता है। जब आप फ्लाइट में जा रहे होते हो आपको बोर्डिंग पास मिलता है, तो आप एयरपोर्ट में जाते हैं, अपना बोर्डिंग पास लेते हैं और बोर्डिंग पास लेते ही आपने क्या हो गया, चेक इन हो गया। बेसिकली उनको पता चल गया कि आप एयरपोर्ट आ चुके हो। तो जब आप रजिस्टर करते हैं तो ये 2 जगह चेक इन होता है। चेक इन इनटू अ होटल, जब आप होटल पहुँचे आप चेक इन करते हो, आपको रूम मिल जाता है, एंड चेक इन इनटू अ एयरपोर्ट। तो चेक इन इज़ व्हेन वी रजिस्टर ऑन अराइवल। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज़ चेक आउट। चेक आउट चेक इन का उल्टा होगा इन टर्म्स ऑफ रेस्टोरेंट्स, होटल्स, सॉरी। तो होटल्स में जब आप फाइनल अपना बिल सेटल करते हो, कमरा छोड़ते हुए, खाने का और ये सब पैसा देते हो, व्हेन यू पे द बिल व्हाइल लीविंग अ होटल, दैट इज़ कॉल्ड चेक आउट, राइट। बहुत सारे बच्चे जो लोग किताबों से पढ़ रहे होंगे वो यहाँ पे सोचेंगे मैंने गलत लिख दिया, तो मैं रिपीट कर देता हूँ। हमने आर्टिकल्स में शायद इस बारे में बात भी की होगी। होटल से पहले पुराने ज़माने में आन आता था, अब आ आता है। इसीलिए आप देखेंगे एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन आता नहीं है। काफ़ी सारी बुक्स है जिन्होंने यहाँ पे एन होटल लिखा हुआ है, राइट। तो हमारे को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि एन होटल नहीं होता, अब स्पोकन इंग्लिश में भी अ होटल होता है। सो दीज आर द 10 फ्रेजल वर्ब्स फॉर द डे। आप
कोई भी कन्फ्यूजन होगा तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो यूसेज के बारे में किसी तरह से भी। और क्योंकि ये वर्ब्स है, आपको ध्यान रखना है कि ये वर्ब्स हैं तो आपको सेकंड और थर्ड फॉर्म में आ सकते हैं। मतलब अगर मैं बोलता हूँ बर्न, तो बर्न का पास्ट होता है बर्नड, तो बर्न आउट की जगह हो सकता है बर्नड आउट हो जाए। चॉक अप की जगह हो सकता है चॉक्ड अप हो जाए। चेक इन की जगह हो सकता है चेक्ड इन हो जाए। तो इनके तीनों फॉर्म्स होते हैं, 3 फॉर्म्स होते हैं। तो आपको इसलिए ध्यान रखना पड़ेगा कि केवल ये नहीं है फ्रेजल वर्ब, इसका पास्ट फॉर्म, सेकंड एंड थर्ड फॉर्म भी फ्रेजल वर्ब्स की तरह से यूज हो सकता है। सो गाइज, हमारा जो 11th वर्ड है दैट इज चिकन आउट। चिकन मतलब मुर्गी, खाने वाली, ठीक है, और आउट, ठीक है। तो चिकन आउट होता क्या है, अगर ये जो फ्रेज आया है बहुत ही स्पेशली जो वेजिटेरियंस हैं उनको समझ में नहीं आएगा, बट जो नॉन वेजिटेरियंस हैं उनको एकदम समझ में आएगा कि अगर आप से चिकन लेने गए, जैसे ही मतलब जब आप लेने जाते हैं वो हाथ सुनने में आता है जैसे उसने हाथ डाला चिकन निकालने के लिए, तो जो मुर्गे हैं वो सब एक साइड चले जाते हैं, वो डर जाते हैं। तो चिकन आउट होना होता क्या है कि आपने कोई काम सोचा और लास्ट मोमेंट पे आपको इतना डर लग गया कि आपने गिव अप कर दिया। तो चिकन आउट इज़ जब आप चिकन मरने वाला होता है, जो चिकन बाहर निकलता है उसको पता है कि अब वो मरने वाला है और वो बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा होता है, तो उसको पता है कि यार अब तो बस हो गया काम, राइट। तो चिकन आउट एग्जैक्टली उसी टर्म से आया है। आप कुछ करने निकले और आप इतने ज़्यादा डर गए कि आप वापस आ गए, राइट। तो आपने सोचा आप स्कूल बंक मारेंगे, हर किसी की लाइफ में होता है। आप 6 लड़कों ने प्लान बनाया कि आज स्कूल बंक मारेंगे और कोई एक आध लड़का चिकन आउट कर जाएगा। एक आध लड़का चिकन आउट कर जाएगा मतलब वो डर के कहाँ चला जाएगा, स्कूल चला जाएगा, वो बंक नहीं मारेगा, ठीक है। तो वो लड़का क्या कर गया, चिकन आउट कर गया। तो आप लोग को पता होगा आपका कौन सा दोस्त है जो हर बार चिकन आउट कर जाता था आपके प्लान्स में। आपने कहीं घूमने का प्लान बनाया, सब तैयार हो गया, लास्ट में एक लड़के ने कहा यार मम्मी मना कर रही है, या वो डर गया कि झूठ बोल के आप जा रहे हैं, तो चिकन आउट कर गया, मतलब वो डर गया। सो चिकन आउट इज़ व्हेन यू गेट टू अफ्रेड टू डू समथिंग। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, दैट इज़ चिप इन। चिप इन क्या होता है? चिप इन होता है, मान लीजिए हमने सोचा, जैसे मेरे ऑफिस में मैंने सोचा कि हम लोग पीएम रिलीफ फंड में एक पर्टिकुलर अमाउंट देंगे, ठीक है। मैंने अपने एम्प्लॉयज़ से बोला कि हर किसी की एक दिन की सैलरी हम पीएम रिलीफ फंड में देंगे, राइट। सो क्या हुआ, हर एम्प्लॉय ने क्या किया, चिप इन किया। चिप इन किया मतलब उस पूरे टोटल अमाउंट में अपना अपना हिस्सा दिया। सो पीएम रिलीफ फंड में एवरी इंडियन इज चिपिंग इन, ठीक है। तो अगर आप चाहे वहाँ पे 1 रुपया भी जमा करा रहे हैं एज रिलीफ फंड में, तो आप क्या कर रहे हैं, आप चिप इन कर रहे हैं, आप अपना हिस्सा, अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं। दैट इज़ कॉल्ड चिप इन। हमारा जो थर्ड वर्ड है दैट इज़ चोकअप। चोकअप क्या होता है, जब आप कुछ याद करके कुछ वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, और उन इमोशंस में वो खुशी के आंसू भी हो सकते हैं, दुख के आंसू भी हो सकते हैं। जैसे मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स बताते हैं कि सर जब 2011 में हम लोग वर्ल्ड कप जीते तो मेरी तो आंखों से आंसू निकल आए, धोनी को जब छक्का मारते हुए देखा तो आंखों से आंसू निकल आए। तो आप क्या करते हैं, आप चोकअप हो गए। तो चोकअप अच्छी चीज़ के लिए भी हो सकता है और बुरी चीज़ के लिए भी हो सकता है, बट व्हेन यू गेट सो डैम इमोशनल कि आंसू बाहर निकल आए, चाहे वो खुशी के हों चाहे वो दुख के हों। सो चोकअप मीन्स व्हेन यू बिकम टीयरफुली इमोशनल, आप इतने इमोशनल हो गए हैं कि आपकी आंखों से आंसू निकल आए हैं। एंड द लास्ट वर्ड इज़ ले ऑफ। यहाँ पे मैंने 2 फ्रेजल वर्ब्स लिखे हैं अलग अलग, एक ये है और एक ये है। अब इन दोनों में डिफरेंस, क्योंकि अभी रिसेंटली एक पेपर में आया है, दोनों का मीनिंग ऑलमोस्ट सेम है। सो अगर दोनों साथ में आ गए तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो गेट फायर इज़ नौकरी से निकालना, ले ऑफ इज़ नौकरी से निकालना। तो सबसे पहले तो हमें क्या समझना है कि अगर इन दोनों में से कोई भी एक आया तो दोनों का मीनिंग क्या है, नौकरी से निकालना। यहाँ पे इसका कोई मुझे इंग्लिश में वर्ड नहीं मिला, इसलिए मैंने फ़िलहाल हिंदी लिखा है, एंड इससे आपको याद भी रहेगा, राइट, क्योंकि और अगर एग्ज़ाम में आएगा तो इन्हीं दोनों में से एक में आएगा। सो गेट फायर्ड या ले ऑफ। नाउ अगर दोनों आ जाते हैं तो डिफरेंस क्या है, ले ऑफ इज़ जब आप एक साथ बहुत सारे लोगों को निकालते हैं, बल्क। जैसे कि अगर आप अखबार पढ़ते हैं तो कल की न्यूज़ है कि ज़ोमैटो ने 50% लोगों को ले ऑफ कर दिया। मतलब अब अगर उनके यहाँ 10,000 लोग काम करते थे तो 5,000 लोगों को नौकरी से निकाल दिया। दिस इज़ काइंड ऑफ अ न्यूज़, सो दैट इज़ कॉल्ड ले ऑफ। ले ऑफ होता है जो क्राइसिस में होता है। जैसे अभी कोरोना वायरस की प्रॉब्लम आ रखी है, तो हर कंपनी अपने कुछ लोगों को या तो सैलरी नहीं दे रही है, या जो कंपनियां नौकरी से निकाल रही हैं, दैट वुड बी कॉल्ड ले ऑफ। एंड गेट फायर्ड इज मोर इंडिविजुअल। आप अपना काम ठीक से नहीं कर रहे, बॉस ने आपको क्या कर दिया, फायर कर दिया, तो बॉस ने आपको नौकरी से निकाल दिया।
राइट। आपने अपने बॉस को से लड़ाई कर ली तो आप क्या हो गए, फायर्ड हो गए, बॉस ने आपको नौकरी से निकाल दिया। सो द ओनली डिफरेंस बिटवीन ले ऑफ एंड गेट फायर्ड इज इंडिविजुअल, जब आप कुछ ऐसा काम करते हो कि आपको नौकरी से निकाल दिया जाए। व्हेयरएज ले ऑफ इज बल्क, वो कंपनी के पास ऑप्शन ही नहीं है। क्यों ऑप्शन नहीं है? क्योंकि कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं, कंपनी लॉस में जा रही है, उन पे पैसे नहीं है कि उनको ले ऑफ करना पड़ रहा है, राइट। सो दीज आर द 15 फ्रेजल वर्ब्स। टेक्निकली 15 हो गए हैं क्योंकि 14 ले ऑफ है और 15 गेट फायर्ड है, दोनों अलग अलग फ्रेजल वर्ब्स हैं, बट इसलिए मैंने साथ लिखे हैं क्योंकि अगर दोनों साथ में आ गए तो और थोड़ा सा क्वेश्चन हमारा मुश्किल हो जाता है। सो ये हमारे 15 फ्रेजल वर्ब्स हैं। नेक्स्ट क्लास में दोबारा से हम 15 फ्रेजल वर्ब्स करेंगे। टिल देन थैंक यू।